हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने आपसे एक क्विज क्वेश्चन पूछा था कि परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था। तो हमको उसका आंसर बताना था कमेंट बॉक्स में कि परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया था एनरिको फर्मी ने। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का क्विज क्वेश्चन ये है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो हमें बताना है कि जो यूनेस्को है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है इनमें से। इसका आंसर हमको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज के करंट अफेयर का हमारा पहला सवाल है कि इनटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। तो हमको बताना है कि इनटेक की एक रिपोर्ट के अनुसार कहाँ पर मतलब कितने साल पुराना ओडिशा की महानदी में एक 60 फीट डूबा हुआ मंदिर मिला है। तो ये मंदिर था, कितने साल पुराना था ये मंदिर? ये मंदिर था 500 साल पुराना। तो ओडिशा राज्य में महानदी में डूबा एक 500 साल पुराना मंदिर मिला है और इसकी जानकारी नदी घाटी में मौजूद ऐतिहासिक विरासत का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे एक्सपर्ट्स ने दी है। और अब तक इनटेक ने डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट के तहत महानदी में मौजूद 65 प्राचीन मंदिरों का पता लगाया है, यानी कि जो पुराने एंशियंट मंदिर थे कितने 65 मंदिरों को का पता लगाया है किसने? इनटेक ने। अब इनटेक क्या है यहाँ पर? तो इनटेक की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। तो इनटेक की फुल फॉर्म यहाँ पर है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। तो इनटेक की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। तो हमको बताना है कि इनमें से किसका 93 साल की उम्र में डेथ हो गई है। तो यहाँ पर हुई है, यहाँ पर इनकी फोटो है, इनका नाम है एम जुत्सी गुलजार। ठीक है, तो ये पहले दिल्ली में रहते थे और इन्हें उर्दू शायरी और साहित्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। और उर्दू शायरी और साहित्य में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें मीर तकी मीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इनको 2 पुरस्कार मिले थे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट थे। और अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो हमको बताना है कि विश्व रक्तदान दिवस इसमें से किस डेट को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 जून को। ओके, तो WHO द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और कार्ल लैंडस्टीनर वही साइंटिस्ट है जिन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया था। और ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को साल 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। और कार्ल लैंडस्टीनर का जो बर्थडे है वो कौन से दिन आता है? तो वो 14 जून को आता है। इसीलिए उन्हीं के बर्थडे के दिन इसको मनाया जाता है। किसको? विश्व रक्तदान दिवस को कार्ल लैंडस्टीनर के बर्थडे के दिन मनाया जाता है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जून 2020 में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। तो हमको बताना है कि नासा ने पहली बार एक महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। तो वो इनमें से कौन सी है? तो इनमें से उनका नाम है कैथी ल्यूडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी फोटो भी दी गई है। तो ये साल 1992 से ही नासा से जुड़ी हुई है। और अभी थोड़े दिन पहले स्पेस एक्स के रॉकेट से नासा के 2 एस्ट्रोनॉट को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा था। और उस उड़ान का जो मैनेजमेंट देखा था तो वो इन्होंने ही देखा था। ठीक है, तो उस जो ISS में जो 2 एस्ट्रोनॉट भेजे गए थे उनका जो पूरा मैनेजमेंट था वो इन्होंने ही संभाला था। इनका नाम है कैथी ल्यूडर्स। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो हमको बताना है कि वो जो क्रिकेटर थे जिनका 100 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई है उनका नाम क्या है। तो यहाँ पर इनकी फोटो है, ये बीच में है, और इनका नाम है वसंत राय जी। ठीक है, तो इनकी डेथ 13 जून को मुंबई में हुई है। और ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे और इन्होंने 11 साल के करियर में 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे। और इन्होंने 1939 में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया
के लिए डेब्यू किया था। और इस साल 26 जनवरी को इन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था, यानी कि इस साल 26 जनवरी को ये पूरे 100 साल के हो चुके थे। तो इन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था कब? 26 जनवरी को। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र ने सऊदी, यहाँ पर ऑयल प्लांट है, ओके, तो संयुक्त राष्ट्र ने सऊदी ऑयल प्लांट और इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर सितंबर 2019 में हुए मिसाइल हमले के पीछे किस देश का हाथ बताया है? ठीक है, तो हमको बताना है कि यहाँ पर किस देश का हाथ बताया है। किसने? यूएन ने, कि जो हमला हुआ था ऑयल प्लांट और इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर, उस मतलब किस देश का उसमें हाथ था? तो यहाँ पर बताया ईरान का हाथ बताया यूएन ने। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उसे यकीन है कि अमेरिका ने जो हथियार जब्त किए थे उनमें से कई सामान, यानी कि कई हथियार का जो सोर्स है वो ईरान है। ऐसा यूएन के महासचिव, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ने बताया है कि जो भी हथियार जब्त किए थे अमेरिका ने, उनका जो सोर्स है वो ईरान है। तो इसीलिए डाउट ईरान पर ही जा रहा है कि ईरान ने ही वो मिसाइल हमले करवाए थे। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक पवन दिवस यानी कि ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? तो हमको बताना है कि ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है। तो ग्लोबल विंड डे यहाँ पर मनाया जाता है कब? 15 जून को। ठीक है, तो इस दिन का उद्देश्य लोगों को विंड एनर्जी, इसके यूजर्स, पावर और दुनिया को बदलने की संभावनाओं के बारे में जागरूक करना है। और इस दिन कई देशों में प्रोग्राम्स होते हैं। और किसके द्वारा किए जाते हैं ये प्रोग्राम्स? तो ये प्रोग्राम्स ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जून को। ओके, तो ये दिन लोगों को जागरूक और बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और पीड़ा के खिलाफ अपनी आवाज उठाने को प्रेरित करता है। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार साल 2017 में वैश्विक स्तर पर 60 वर्ष यानी कि 60 साल और उससे अधिक उम्र के लगभग 16% बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। और अगर भारत की बात करें तो भारत में साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में से बुजुर्गों का हिस्सा कितना है? 8.57% बुजुर्ग है कुल आबादी की। और 2021 की बात करें तो 2021 में 10.70% हो जाएगी बुजुर्गों की आबादी। और उसके भी आगे की बात करें अगर 2026 की, तो 2026 तक 12.40% तक बढ़ने की उम्मीद है बुजुर्गों की आबादी की। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने नई मीडिया नीति बनाई है जिसका विरोध किया जा रहा है? तो हमको बताना है कि इसमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने नई मीडिया क्या बनाई है, नीति बनाई है जिसका कि अभी विरोध किया जा रहा है। तो ये नई मीडिया नीति बनाई गई है किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो जम्मू और कश्मीर में ये नई मीडिया नीति बनाई गई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। तो हुआ क्या था कि 2 जून को प्रशासन ने नई मीडिया नीति की घोषणा की थी। कब की थी? 2 जून को। और उसके तहत क्या था कि प्रशासन के पास अधिकार है कि वो किसी को भी फर्जी, अनैतिक और देशद्रोही घोषित कर सकता है इस नई मीडिया नीति के अनुसार। तो हुआ क्या कि जो नई मीडिया नीति थी इसको कश्मीर के पत्रकारों ने आम लोगों के लिए खतरनाक बताया कि ये जो नीति बनाई है नहीं, ये आम लोगों के लिए खतरनाक होगी, क्योंकि इस नीति के अनुसार कोई भी किसी को भी देशद्रोही घोषित कर सकते हैं वो लोग, यानी कि प्रशासन के लोग किसी भी मीडिया कर्मी को या किसी को भी देशद्रोही घोषित कर सकते हैं। इसीलिए इस नीति को उन्होंने खतरनाक बताया है आम लोगों के लिए। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने लाख की खेती यानी कि लेक कल्टीवेशन को कृषि गतिविधि यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटी का दर्जा देने का फैसला किया है? तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन से राज्य ने ये किया है कि जो कृषि गतिविधि का दर्जा देने का फैसला किया है। तो ये किया गया है कौन से राज्य की सरकार द्वारा? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस फैसले से उनको फायदा होगा जो जंगल में रहकर लाख की खेती करके जीवन चलाते हैं। अब लाख क्या होता है? तो अब सबके मन में आ रहा होगा कि लाख की खेती, तो लाख क्या होता है? तो
ये एक प्रकार का वैक्स रेजिंग मटेरियल है जो कि कीड़े से निकलता है और इससे ज्वेलरी की आइटम्स बनाए जाते हैं और कॉस्मेटिक और फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। और कौन सी कीड़े से बनाया जाता है, ये कौन सी कीड़े से ये बनता है, तो उस कीड़े का नाम है केरिया लाका। ठीक है, ध्यान से सुनना, उस कीड़े का नाम है केरिया लाका, तो उस कीड़े से ही इसको बनाया जाता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जून 2020 में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हमको बताना है कि पूरे राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 जून को। ठीक है, तो जून के पहले या दूसरे सप्ताह में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया जाता है और इस साल ये 11 जून को मनाया गया है। और राज्य सरकार ने 1999 से 11 जून को इस दिन को मना रही है, यानी कि राज्य सरकारें 1999 से 11 जून को इस दिन को मना रही है। और 2011 तक राज्य भर में 38,46,043 पेड़ लगाए जा चुके हैं। तो यहाँ पर कब से इतने पेड़ लगाए जा चुके हैं, तो कितने पेड़ लगाए जा चुके हैं, 38,46,043 पेड़ लगाए जा चुके हैं। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि जून 2020 में किस बैंक ने अपने उन ग्राहकों के लिए आधार आधारित तत्काल डिजिटल बचत खाते की सुविधा को पुनः लॉन्च किया है, जो योनो प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन खाता खोलने चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन में सीधा से हमको ये बताना है कि इसमें से कौन से बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए आधार बेस्ड एक डिजिटल बैंक अकाउंट खोलना, मतलब पुनः वापस रीलॉन्च किया है, जो कि योनो प्लेटफॉर्म का यूज करके बैंक खाता खोलना चाहते हैं। तो ये काम किया है एसबीआई ने। तो एसबीआई ने क्या किया कि आधार बेस्ड इंस्टेंट डिजिटल सेविंग अकाउंट फैसिलिटी को फिर से रिलॉन्च कर दिया है उन कस्टमर्स के लिए जो ऑनलाइन अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं योनो प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो जो भी योनो प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना ऑनलाइन अकाउंट खोलना चाहते हैं उनके लिए इस फैसिलिटी को वापस रिलॉन्च कर दिया है। और इस अकाउंट को खोलने के लिए बस पैन और आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सिर्फ पैन और आधार नंबर से हम इस अकाउंट को खोल सकते हैं ऑनलाइन। और एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में सरकार कोरोना वायरस संकट के बीच किस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा लाभ देने के लिए राज्यों के प्रवासी श्रमिकों की सूची तैयार कर रही है। तो हमें बताना है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि आयुष्मान भारत की एक योजना थी, तो इसका लाभ किनको देने के लिए, प्रवासी श्रमिकों को, यानी कि माइग्रेंट लेबर्स को देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना के तहत उनको ये लाभ दिया जाएगा। तो उसका नाम था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो इसी योजना के तहत जो श्रमिक होंगे उनको स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पहले से ही एक योजना लागू थी जिसका नाम मैंने भी आपको बता दिया। तो अब बस इसमें प्रवासी श्रमिकों को भी जोड़ दिया जाएगा और इसके लिए उनके लिए ई कार्ड जारी किए जाएंगे जिससे उनको बस उनको इस योजना का लाभ मिल सके। तो ये ई कार्ड जारी किए जाएंगे प्रवासी श्रमिकों के लिए, उनको भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है अब। तो ये क्वेश्चन में यही था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा है। विभाग किसके द्वारा नियंत्रित है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने अपने जो वहाँ का जो पर्यावरण मंत्रालय था उसका नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। और हमको ये बताना है कि जो ये डिपार्टमेंट है ये किसके अंडर में आता है, इसको कौन कंट्रोल करता है। तो ये डिपार्टमेंट कंट्रोल किया जाता है इनके द्वारा, इनका नाम है आदित्य ठाकरे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र देश के उन कुछ राज्यों में से एक है जिनके पास में क्लाइमेट चेंज को बताने के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। और इसके साथ और किस किस राज्य में ऐसा डिपार्टमेंट है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि महाराष्ट्र के साथ में और कौन कौन से राज्य में ऐसा डिपार्टमेंट है। तो गुजरात में है, यूपी में है, हरियाणा में है, इन सबके पास में क्लाइमेट चेंज के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े किस संगठन ने खुद को पूरी तरह से डिजिटल कर लिया है, यानी कि इनमें से इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है जिन्होंने ऑफिशियल वर्क को अपना पूरा डिजिटल कर लिया है। तो वो किया है NHAI के द्वारा। तो NHAI ने बताया कि इनका संपूर्ण वर्क फ्लो
मैनुअल से डिजिटल हो गया है। इसके लिए यहाँ पर एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि कोविड-19 महामारी के बीच में डिजिटल प्लेटफॉर्म फायदेमंद रहेगा और ये ऑनलाइन पोर्टल NHAI के कर्मचारियों को बिना किसी फिजिकल टच के अपना काम करने में भी मदद करेगा। तो ये था इनके बारे में, और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ आप बहुत से लोग कमेंट्स नहीं बताते, मतलब क्विज क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते कमेंट्स में, तो प्लीज़ क्विज क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं कमेंट में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज स्मार्ट, जय हिंद, जय भारत।